हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे हम डाइन्स। डाइन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। जैसे कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, वहाँ आईपीसी नेमिंग की बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, कौन कौन सी डाइन्स स्टेबल होती हैं, कौन कौन सी डाइन्स स्टेबल नहीं होती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्स, उसमें बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और क्या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम डाइन्स। देखो भाई, डाइन्स हमारे पास वो होते हैं, मैंने लिख भी रखा है, डाइन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप लोगों को पता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके पास क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मैंने लिख रखा है डाइन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ये कह रखा है कि जो डाइन्स होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे और कंटेन करेंगे 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने जरूरी है। ठीक है भाई। अब देखो मैंने लिख रखा है दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये कह रहा है जो हमारे पास डाइन्स होंगी उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n-2 एंड आइसोमरिक विद एल्काइंस। क्या कह रखा है, और आइसोमरिक होगा एल्काइंस के साथ। कैसे होगा देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करता हूँ। अब अगर हमारे पास क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड क्या CH2। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर मैं बात करूँ इसका आइसोमर बनाऊँ एल्काइन, तो क्या लिखूंगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड क्या CH। देखो भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। हाँ भाई ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर मास सेम है, बट डिफरेंट इन देयर क्या स्ट्रक्चर्स। अगर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर है, क्या है ये आइसोमर्स है। और कौन से आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है भाई, यहाँ मेरे पास देखो 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। तो ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होती हैं अनसैचुरेटेड डाइन्स या डाइन्स होती हैं वो आइसोमरिक होती हैं किसके साथ, एल्काइन के साथ। ठीक है भाई, और जनरल फार्मूला क्या है CnH2n-2। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स, किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स। तो मैंने लिख भी रखा है डाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। ये कह रखा है कि जो अरेंजमेंट है डबल बॉन्ड की किसी भी मॉलिक्यूल में, उसके बेसिस पे हम डाइन्स को क्लासीफाई करते हैं 3 क्लास में। और 3 क्लास कौन सी की पढ़ेंगे, देखो भाई द 3 क्लासेस आर, पहली क्लास की बात करेंगे आइसोलेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन्स का मतलब क्या है, देखो इसमें कह रखा है कि जो सेपरेशन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वो मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड से होगा। ठीक है, देखो भाई द डाइन्स इन विच डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, कि जो डाइन्स है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो जो सेपरेशन होगा उसका मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड क्या आइसोलेटेड डाइन्स। देखो भाई, ये इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में जो सेपरेशन है 1 सिग्मा बॉन्ड का 2 सिग्मा बॉन्ड का, तो मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कौन सी डाइन्स होंगी, आइसोलेटेड डाइन्स होंगी। तो हमारे पास 1,4 पेंटाडाइन है, 1,5 हेक्साडाइन है। ठीक है भाई, दोबारा से सुन लो, आइसोलेटेड डाइन्स क्या होंगी, जो सेपरेशन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वो मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगा। तो मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड है, देखो भाई यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड है 1 2, या कितने 1 2 3। तो ठीक है भाई, ये किसका पार्ट हो जाएगा, आइसोलेटेड डाइन्स का। देखो अब बात करेंगे cumulated डाइन्स। cumulated डाइन्स क्या होती है, देखो द डाइन्स इन विच 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन सक्सेसिव कार्बन एटम आर कॉल्ड क्या cumulated डाइन्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको, cumulated डाइन्स, एलिन्स और क्या क्यूमुलिन्स। मोस्टली आप लोग क्या लिखे देखोगे, एलिन्स, मोस्टली जगह आप लोग एलिन्स लिखा देखोगे। तो लिख रखा है cumulated डाइन्स क्या होती है, डाइन्स इन विच 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन सक्सेसिव कार्बन एटम आर कॉल्ड क्या कम्युलेटेड डाइन्स। मतलब लगातार आएंगे, सक्सेसिव का मतलब क्या लगातार, जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो आएंगे दोनों। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या क्यूमुलेटेड डाइन्स बोलेंगे, एलिन्स बोलेंगे और क्या बोलेंगे क्यूमुलिन्स बोलेंगे। देखो भाई हमारे पास ये दोनों डबल बॉन्ड क्या सक्सेसिव हैं और ये डबल बॉन्ड भी दोनों क्या है सक्सेसिव है, इसको क्या बोलेंगे एलिन बोलेंगे। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे प्रोप, और क्या लिखेंगे 1 2 डाइन, तो लिखेंगे 1 2 प्रोपर डाइन या प्रोप 1 2 डाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने 4। लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो क्या 1 2 पे है, तो 1 2 ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हैं, ब्यूटा 1 2 डाइन भी लिख सकते हैं। और इसको एलिन, ये 3 कार्बन का क्या एलिन हो गया, तो इसको बोल सकते हैं मिथाइल एलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स की।
कॉन्जुगेट डाइन्स में देखो, द डाइन्स इन डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड। ये कह रखा है कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होगी वो जो सेपरेट होगी वो सिंगल बॉन्ड से सेपरेशन होगा, और जो आइसोलेटेड थी उसमें क्या था, मोर देन वन सिंगल बॉन्ड था। तो जो कॉन्जुगेटेड है वो तो एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेशन होगा, और जो आइसोलेटेड थी उसमें क्या, मोर देन वन सिंगल बॉन्ड था। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं 1,1,3-ब्यूटाडाइन की, तो यहाँ हमारे पास जो सेपरेशन है एक सिंगल बॉन्ड का है, और अगर हम बात करें 2,4-हेक्साडाइन की, तो वहाँ भी जो सेपरेशन है एक सिंगल बॉन्ड का है। ठीक है भाई, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाइन्स का। जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, जब हम डाइन्स पढ़ेंगे आगे जाके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो उसमें जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स है उसका काम ज़्यादा आएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में बात करेंगे कॉमन नेमिंग की, नोमेनक्लेचर में बात करेंगे कॉमन नेमिंग की और आईपीसी नेमिंग की। पहले बात करेंगे किसकी, कॉमन नेमिंग की। देखो भाई, अगर हमारे पास कोई भी एलियन सिस्टम है, जनरली हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटेड एलियंस की, और तो हम अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं और क्या है, आइसोलेटेड डाइन्स हैं, तो उनकी तो जो नेमिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एल्किन के अकॉर्डिंग होगी, और मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो भाई, अब यहाँ बात करें नोमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग की। हमारे पास ये 3 कार्बन का क्या हो गया, एलियन सिस्टम हो गया। इससे जुड़ा हुआ क्या है, मिथाइल, तो इसको बोल देंगे मिथाइल एलिन। क्या बोल देंगे, मिथाइल एलिन। आगे देखो, अब देखो हमारे पास 3 कार्बन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन का एलिन सिस्टम हो गया। एक तो इथाइल जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, मिथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल 3 मिथाइल एलिन लिखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन 3 कार्बन एटम का क्या होगा, एलिन हो गया। लेकिन एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं तो क्या लिखेंगे, 1 डाई मिथाइल एलिन। ठीक है भाई, तो जनरली एलिन सिस्टम देख के हम उसकी नेमिंग कर लेंगे। जो साइड में उसके जो साइड ग्रुप होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको देख के हम नेमिंग कर लेंगे। और ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम साइड ग्रुप को लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो पहले कौन सा आएगा, इथाइल आएगा एज कम्पेयर टू मिथाइल। अब बात करेंगे आईपीसी नेमिंग की। आईपीसी नेमिंग में देखो भाई, सुधा सा हमें पता है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो हम क्या एक्स्ट्रा ए ऐड करते हैं। तो आप लोग जब आईपीसी नेमिंग करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, प्रीफिक्स लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, वर्ड रूट लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, प्राइमरी स्पिक्स लिखते हो, प्लस क्या लिखते हो, फिर सेकेंडरी स्पिक्स। ये आईपीसी नेमिंग नोमेनक्लेचर का क्या है, एक रूल है, सीक्वेंस है। देखो भाई, प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, साइड ग्रुप को बोलते हैं। वर्ड रूट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट होते हैं उनको। प्राइमरी स्पिक्स किसको बोलते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। और उसके बाद सेकेंडरी स्पिक्स किसको डिनोट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी स्पिक्स। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो एक्स्ट्रा ए ऐड करेंगे, किसके बाद, वर्ड रूट के बाद। देखो भाई, ये हमारे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, हाँ, तो कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम के लिख के लगाएंगे प्रोप। हाँ भाई, एक्स्ट्रा ए ऐड करेंगे प्रोपा। और कितने इन है, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई इन, ऐसा भी हो सकता है। और क्या लिखेंगे, 1 2 प्रॉपर डाई इन भी लिख सकते हैं। ऐसे क्या है, यहाँ हमारे पास कितने कार्बन एटम हैं, 4। लेकिन नंबरिंग किससे होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग होगी। हाँ भाई, अगर हमारे पास यहाँ से नंबरिंग हो रही है तो देखो भाई, क्या कितने कितने कार्बन है, 4 है। 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, ब्यूटा, ब्यूट, और एक्स्ट्रा ए ऐड करूंगा क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटा। और मुझे पता है कितने पोजीशन में, 1 2 डाइन, या क्या लिख सकते हैं, 1 2 ब्यूटा डाइन भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे क्या 1 3 ब्यूटा डाइन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से कर ले, यहाँ से कर लो, चाहिए यहाँ से कर लो, बात बराबर है। इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, 5 पे मिथाइल, प्रीफिक्स आ गया, साइड ग्रुप आ गया। और क्या लिखेंगे, 1 3 हेक्साडाइन। ठीक है भाई, तो ये बात थी हमारे पास आईपीसी नोमेनक्लेचर की और क्या, कॉमन नेमिंग की। ठीक है भाई, अब बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स। देखो भाई, हमारे पास एक तो ये हमने लिख रखा है, डाइन ले रखी है। डाइन में कौन सा लिया, 1,4 पेंटाडाइन। जब हम इसकी ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं तो आती है 254.4 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आएगी 251 किलो जूल पर मोल। अब आगे देखते हैं, फिर समझाऊंगा इसको क्या है। ठीक है, देखो भाई,
वो हमारे पास था 1,4 पेंटाडाइन और ये है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें देखो, अगर मैं ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करता हूँ तो क्या थे? 238.2 किलोजूल पर मोल, और एक्सपेक्टेड कितनी आ रही है? 250 किलोजूल पर मोल। देखो भाई, उसमें तो ऑब्जर्व ज्यादा आ रही थी, इसमें क्या एक्सपेक्टेड ज्यादा आ रही है। ऑब्जर्व कितनी करी हमने? एक्सपेक्टेड कितनी करी थी? इतनी, लेकिन मिली कितनी? इतनी, है ना। और उसमें क्या ज्यादा आ रही थी, हमने ऑब्जर्व करी कितनी? कम। एक्सपेक्टेड क्या थी? ज्यादा। देखो दोबारा देखो, इसमें देखो भाई दोबारा से, अगर मैं ऑब्जर्व की बात करूं तो ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी? 254, और एक्सपेक्ट कितनी कर रहे थे? 251, तो 254 थी। और आई की एक्सपेक्ट कितनी कर रहे थे? 251। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व कितनी करी? 238, और एक्सपेक्टेड कितनी थी? 250। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिल रही है हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन में, ये तो कॉन्जुगेटेड है, और वो हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड डाइन है। ये हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड डाइन है। तो कुछ जो कॉन्जुगेटेड डाइन है उसमें जो हमें मिल रही है, क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो कम है एज कम्पेयर टू ज्यादा, है ना भाई। ध्यान रखना, देखो भाई हमेशा ध्यान रखना, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अभी बताऊंगा कैसे क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अगर मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, तो ये हमने तो एल्कीन में भी पढ़ा था, अगर जहाँ भी मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है तो वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगी? कम होगी। या अगर मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। उल्टा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू कितनी मिल रही थी हमें? 254 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसकी इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली हम ये बोलते हैं जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं ड्यू टू रेजोनेंस और क्या? डीलोकलाइजेशन। देखो मैंने नोट में लिख रखा है, द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स में बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। देखो भाई वहाँ मेरे पास कितनी आ रही थी? 251, 1,4 पेंटाडाइन में, और यहाँ मेरे पास कितनी आ रही थी? 238। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या? कम। तो जो हमारे पास 1,4 पेंटाडाइन था उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, और उसमें बात करेंगे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। देखो भाई अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये पाइप बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाइप बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा मुझे पता है यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। और अगर मैं इसको वापस इस तरीके से देखता हूँ, ये पाइप बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज का आएगा यहाँ, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या? ये। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने लाई कर रहे हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाई कर रहे हैं। तो ये ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है भाई। हाँ, ये तो था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो स्टेबिलिटी आ रही थी कॉन्जुगेटेड डाइन्स में वो किसके कारण आ रही थी? ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, ये बता रहा कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर उसमें डीलोकलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, फिर उसमें मुझे पता है पूरे चारों कार्बन आइटम में डीलोकलाइजेशन रहेगा, तो उसको फिर उसको मैं क्या बना दूंगा? ये क्या? डीलोकलाइजेशन दिखा दूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो भाई हमारे पास एक पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल, 2 पी ऑर्बिटल, 3 4, तो मुझे पता है पी ऑर्बिटल फर्स्ट और सेकंड पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, और थर्ड और क्या? फोर्थ। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इन दोनों की होगी, इन दोनों की होगी। तो मैंने यहाँ पाई बॉन्ड बना के दिखा रखे, ठीक है भाई। अगर मैं रेजोनेंस करता हूँ, मैंने पीछे भी रेजोनेंस किया है, क्या कैसे किया है रेजोनेंस? मैंने रेजोनेंस किया है ऐसे, देखो अगर मेरे पास, मैंने बोला कि ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएंगे? यहाँ। तो देखो भाई जो पाई बॉन्ड है वो बीच में है, तो यहाँ तो मेरे पास ऑर्बिटल पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मुझे पता है, देखो पाई बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है और बीच में भी, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का वो चारों कार्बन एटम के ऊपर रहेगा, ठीक है भाई। तो पाई बॉन्ड लाई कर सकता है फर्स्ट सेकंड कार्बन पे भी, सेकंड थर्ड पे भी, और थर्ड और फोर्थ पे भी, ठीक है भाई। तो मैंने डीलोकलाइजेशन दिखा दिया इलेक्ट्रॉन का अबोव द प्लेन और क्या? बिलो द प्लेन। मुझे पता है जब भी हम पी ऑर्बिटल बनाते हैं तो अबोव द प्लेन को एक साथ लिखते हैं और बिलो द प्लेन को एक साथ लिखते हैं। तो मैंने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ electron in above the plane and below the plane,
ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ क्या कॉन्जुगेटेड डाइन्स, और उसमें बात की हमने की 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसके साथ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या डाइन्स। थैंक यू।